अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए रामपुर, मेरे सहयोगी बालकृष्ण के पास। उत्तर प्रदेश की जिन 11 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उसका नतीजा तो पता चलेगा 16 तारीख को। लेकिन एक बात जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे बहुत साफ है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छी भीड़ हो रही है। जिस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है उससे ये पता चल रहा है कि रामपुर और आसपास के जिन सीटों पर भी यहाँ मतदान हो रहा है वहाँ पर 25 से 30% मतदान अब से कुछ घंटे पहले तक हो चुका है और पूरा दिन पड़ा है। इससे एक बात साफ है कि वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा होगा। मतदाताओं में बहुत बढ़िया उत्साह है। हम आपको दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें जो आज के चुनाव की हैं। आप देख सकते हैं कि नूर बानो हैं, काजिम अली हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव के बारे में, सबके अपने अपने दावे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी से, जो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उनसे बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। बात है मुख्तार अब्बास नकवी, जो रामपुर से सांसद भी रह चुके हैं और अभी अभी अपना वोट डालकर निकले हैं। ये बताइए मुख्तार साहब कि आजम खान और नवाब की लड़ाई में बीजेपी का कहाँ चांस है, कैसे हो? देखिए, बीजेपी के यहाँ पर बहुत मजबूत जड़ें हैं और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारी सीमाओं को तोड़ करके यहाँ मतदाता जो है वो अपने सरोकार के लिए वोट कर रहा है। और हर वोट, पूरे देश भर में जो वोट पड़ रहा है, हर वोट महंगाई की मंडी और बेईमानों के बाजार पर गहरी चोट हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव जो है वो कोई टाफी और टोपी का नहीं है। ये चुनाव जो है वो शुद्ध रूप से लोगों के सरोकार के लिए है, देश के सम्मान के लिए है, सुरक्षा के लिए है, समृद्धि के लिए है। और जब हम सुरक्षा और समृद्धि की बात करते हैं तो वो उसमें किसी भी धर्म और जाति की बात नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप खुद यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आजम खान ये दावा करते हैं कि उन्होंने रामपुर की तस्वीर बदल दी और इसका अब कोई यहाँ उनके आगे टिक नहीं सकता। उनके कैंडिडेट के आगे सब पानी मांग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तस्वीर बदली है तो वो तस्वीर 16 को पता लग जाएगी कि क्या बदली है और क्या नहीं बदली है। वो तो अभी 16 को जब रिजल्ट आएगा तो उस तस्वीर की तस्वीर आप देख लीजिएगा। आपको ये नहीं लगता कि इस पूरे इलाके में जहाँ ये 11 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, पोलराइजेशन हो चुका है? आप चाहे माने ना माने, जो वोट जो है वो धर्म के आधार पर हो रहे हैं। भयंकर पोलराइजेशन है। ऐसा पोलराइजेशन तो देश के लोकतंत्र के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। ये पोलराइजेशन डेवलपमेंट के लिए है, ये पोलराइजेशन गुड गवर्नेंस के लिए है, सुशासन के लिए है, ये पोलराइजेशन विकास के लिए है, ये पोलराइजेशन देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए है। आपने देखा कि मुख्तार अब्बास नकवी दावा कर रहे हैं कि मोदी की लहर का यहाँ पर भी असर होगा। वो विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन रामपुर का चुनाव की बात करें, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे अब से थोड़ी देर में आजम खान अपना वोट डालने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, खास बात मैं अगर कैमरामैन से कहूँ दिखा सकें कि यहाँ पे मतदाता जो हैं वो भारी संख्या में जोश में आए हुए हैं। कुछ मतदाताओं के आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने काली पट्टी भी बांधी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इन्होंने अपनी काली पट्टी बांधी हुई है। ये काली पट्टी इन लोगों ने विरोध में बांधी है। इनका कहना है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आजम खान के ऊपर पाबंदी लगाई है बोलने को लेकर, उससे ये नाराज है और उनको लगता है कि ये पाबंदी सरासर गलत है। आजम खान रामपुर के सबसे बड़े नेता हैं, यहाँ उनका सिक्का चलता है। लेकिन काजिम अली, जो कि बेगम नूर बानो के बेटे हैं, बेगम नूर बानो खुद यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और उनके बेटे काजिम अली इस बार मुकाबले में हैं। और उन्होंने थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की, आप देखें, उन्होंने कहा कि अगर आजम खान खुद को इतना बड़ा नेता समझते हैं तो क्यों नहीं खुद वो चुनाव मैदान में आकर लड़ रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। रामपुर के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। हमारे साथ हैं नवेद मियां, जो उम्मीदवार हैं रामपुर से कांग्रेस के। नवेद साहब, ये बताइए, आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है और वो कह रहे हैं कि नवाबों का जमाना, आप लोगों का जमाना खत्म हो चुका है। ये तो घिसा पिटा मुद्दा है और ये घिसे पिटे मुद्दे को जब दोहराएंगे तो पब्लिक में कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा इनके प्रत्याशी की तरफ से। मैं समझता हूं कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें जो युवा वर्ग है 18 से 35 साल, वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन हारता है। और बाकी 3 प्रत्याशी सब 80-80 साल के ऊपर के हैं। तो कोई भी ये जो जनरेशन है 18 से 35 तक, ये इन प्रत्याशियों से कभी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल तस्वीर बदल दी, रामपुर का चेहरा बदल दिया। उन्होंने तस्वीर सिर्फ अपनी जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट की बदली है, रामपुर के लिए कुछ नहीं किया। जो भी पैसा जो उस पर तो मैं अब इस चुनाव के बाद जो भी कार्रवाई है मैं करूंगा,
लेकिन जो पब्लिक पैसा, जो सरकारी धन है और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्योंकि मैं भी 40% टैक्स सरकार को देता हूं, जो हमारा पैसा है वो पब्लिक के काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सिर्फ मंत्री की निजी संस्था जौहर ट्रस्ट पे लगाती है। आप कह रहे थे आजम साहब बुजदिल हैं, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बुजदिल हैं? अगर बुजदिल नहीं होते तो इलेक्शन में मेरे खिलाफ क्यों नहीं लड़े? अगर इतने बड़े नेता हैं, सत्ता उनकी है, खुद मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनकी जेब में, जिले का प्रशासन उनके पैरों में, जिले के सारे नेता उनके मंच पे, तो फिर डर किस चीज का है? क्यों नहीं खड़े हुए? इलेक्शन कमीशन ने उनके बोलने पर रोक लगा दी है। बिल्कुल सही किया, ये तो बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि जो भी नेता जो समाज में बंटवारा करे और लाशों के ऊपर राजनीति करे, मेरे ख्याल से रोक ही नहीं, उसको तो जेल के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के आप पीछे। अपना मुकाबला किससे मानते हैं यहाँ? भाजपा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं आउट ऑफ द रेस? नॉट एट ऑल। आपने देखा ये उत्तर प्रदेश का हाल। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, नांदेड़ में, जहां कमलेश सुतार हमारे संवाददाता आपको वहां का हाल बताएंगे। कमलेश। शुक्रिया बालकृष्ण जी। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में। महाराष्ट्र की 19 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। कई राजनीतिक हैवीवेट्स महाराष्ट्र के, उनका आज राजनीतिक भवितव्य दांव पर लगा है। आज सुबह से ही इन सभी राजनेताओं ने आकर अपना वोट दिया। जहां नांदेड़ में हम हैं, नांदेड़ में अशोक चव्हाण ने शिवाजी नगर में अपने घर के पास अपना वोट दिया। अपनी फैमिली के साथ में आए थे, अपनी पत्नी अमिता चव्हाण के साथ में उन्होंने वोट दिया। सोलापुर से केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपना वोट दिया। सोलापुर से चुनाव लड़ रहे, भाजपा के शरद बनसोडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे। बारामती से अजीत पवार ने अपना वोट दिया। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। यहां से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही है। सुप्रिया सुले का ये दूसरा टर्म होगा लोकसभा के लिए। सुप्रिया सुले ने भी सुबह अपना वोट यहां से दिया। तो ये सब दिग्गज नेताओं ने महाराष्ट्र से आज सुबह अपना वोट दिया। आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से चुनाव लड़ रहे, काफी आश्वस्त है वो अपनी जीत के बारे में। क्या कहा सुशील कुमार शिंदे ने? सुशील कुमार शिंदे से बातचीत की हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। इस वक्त हम सोलापुर में हैं और सोलापुर में सबसे कांग्रेस के सीनियर लीडर और कहते हैं यहाँ इस गढ़ के राजा, सोलापुर के राजा है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी। क्या इस बार राजा को वोट कम मिल सकते हैं पहले के मुकाबले? नहीं, हम राजा कभी नहीं खुद को मानते हैं। हम तो सेवक है जनता के। वोट हमारे को वही मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। कोई उस पर असर नहीं मोदी विधि का। लोग कह रहे हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास शिंदे के अलावा और कोई अच्छा चेहरा नहीं है। हम चाहते बदलाव, चेहरा बदलना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट्स यहाँ नहीं है, इसलिए मजबूरी शिंदे को ही वोट देना पड़ता है। वो हमारे लोग नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, जिनको कैंडिडेट ढूंढना पड़ता है और बाहर से लाना पड़ता है। मोदी फैक्टर, कि यहाँ सोलापुर में मोदी जी भी अपनी रैली करके गए हैं। हालांकि आपके लिए पृथ्वीराज चौहान और खुद यहाँ शरद पवार जी आए थे। क्या मोदी का फैक्टर काम करेगा यहाँ या कहीं असर कर रहा है? बिल्कुल मोदी का फैक्टर नहीं कर रहा है। यहाँ तो लोग हंस रहे थे जब उन्होंने बोला कि यहाँ बुनकरों का प्रश्न है और यहाँ बुनकरों को सुशील कुमार शिंदे ने, पुलिस का डिपार्टमेंट वो देखते हैं तो उनको यूनिफॉर्म देना चाहिए। यहाँ का जो बुनकर है वो ये जेकार्ड चादर का है, यहाँ का जो बुनकर है वो टर्किश टॉवेल का है। यदि जेकार्ड चादर और टर्किश टॉवेल का यूनिफॉर्म में पुलिस को दे दो, लोग हंसेंगे। इट विल लुक लाइक ए जोकर। आम आदमी पार्टी आपका वोट खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी की पार्टी का जो सपोर्ट किया है सीपीएम ने, 1-2 वार्ड, उसके एक ही वार्ड है उनका जहाँ कुछ असर नहीं। आपने कई इंटरव्यू में कहा कि वहाँ मेरी लड़की जो है वो 36,000 का लीड लेके चुन के आई है, तो असर नहीं होता है। आपने कई इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई शख्स अगर वो मोदी को वोट देता है तो देश का दुर्भाग्य होगा। क्यों? क्या राइट्स वाली अभी भी किसी को वोट देने में इस तरह के भाषण नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी है, कोई किसी को भी वोट दे सकते हैं। हमने इंडिविजुअल ऐसा दुर्भाग्य की बात नहीं कहे, वो लोग कहते हैं। 2002 के जो दंगे के दाग है मोदी के ऊपर, क्या वही एक रीजन है जिसके कारण वोट ना दे मोदी को और बीजेपी को? नहीं, हम तो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि जात पर, धर्म पर वोट दे दे और हम सेक्युलरिज्म पे दे दे बोलते हैं। ये 2 फिलॉसफी की फाइट है। आखिरी सवाल, क्या आपको वाकई में लगता है कि राहुल गांधी और यूपीए 3 की सरकार इस वक्त देश में हम देख सकते हैं इलेक्शन के बाद? ज़रूर देखेंगे और हमारा सबका ये दिल है
कि राहुल जी गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे सुशील कुमार शिंदे, कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, सोलापुर आज तक। तो ये थे सुशील कुमार शिंदे, काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे अपने जीत के बारे में। रुख करते हैं नांदेड़ का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आदर्श घोटाले के आरोपी रहे अशोक चव्हाण नांदेड़ से लोकसभा के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं। नांदेड़ में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में आदर्श का मुद्दा चुनाव प्रचार के दरमियान छाया रहा। अशोक चव्हाण ने वोट डाला, उनका यह कहना था अब उनका जो भवितव्य है वो नांदेड़ के लोगों के हाथों में, वही तय करेंगे उनका भवितव्य क्या होगा। क्या कहा अशोक चव्हाण ने, आइए सुनते हैं। आज लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं तो कोई बयान नहीं होगा। I don't want to comment on anything today. Today is a poll day, so it should be a free and fair election. I have cast my vote. As you can see, I have cast my vote along with my family. So I leave it to the people of the Nanded to decide. परीक्षेचा किती मोठा दिवस आहे असं म्हणतात? परीक्षेचा किती मोठा दिवस? Elections, you see, elections are always a challenge. I have never taken any election lightly. It's a democratic country, so whatever we have achieved so far, people will decide our fate. आपके लिए बेहतर राजनीतिक करियर के दरवाजे खोल सकता है? ये तो जनता तय करेगी वो क्या चाहती है। जिस तरह अशोक चव्हाण का मुद्दा था विवादों में घिरे थे, उसी तरह से दूसरे कांग्रेसी नेता जो विवाद में घिरे थे वो थे सुरेश कलमाडी। हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि सुरेश कलमाडी पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद सुरेश कलमाडी को कांग्रेस के कई नेताओं ने इस बात में आश्वस्त किया कि चुनाव ना लड़े। सुरेश कलमाडी ने कांग्रेस उम्मीदवार वहां के जो है विश्वजीत कदम, उन्हें अपना सपोर्ट जाहिर किया। आज वोट डालने के बाद क्या कहा सुरेश कलमाडी ने, आइए सुनते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें में मतदान हो रही है और सबसे स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी बताया जा रहा है वो है बैंगलोर साउथ। पर अहम चीज है कि कर्नाटक से हमारे यहाँ पे वीआईपी कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं। अगर आपको हम तस्वीरें दिखा सकते हैं स्क्रीन में, पहले है वीरप्पा मोइली है, अनंत कुमार है, नंदन नीलकनी है और येडियुरप्पा है, और इनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं। जिस तरह से हम देखें कि नंदन नीलकनी खड़े हैं अनंत कुमार के खिलाफ बैंगलोर साउथ के कॉन्स्टिट्यूंसी में, शिमोगा से खड़े हैं येडियुरप्पा और चिकबड़ापुर से खड़े हैं वीरप्पा मोइली। आइए सुनते हैं कि अनंत कुमार ने आज मतदान देने के बाद उन्होंने लोगों से क्या कहा। पूरा देश का फैसला एक ही है, वो फैसला ये है अब की बार मोदी सरकार, और बेंगलुरु में, कर्नाटक में और देश में बेहतर बेंगलुरु के लिए और बेहतर भारत के लिए मोदी और अनंत कुमार कॉम्बिनेशन ये लोगों का पसंद है। पूरे कर्नाटक में करीब 20 से 22% मतदान हो चुके हैं और सबसे अहम बात है कि इस बार देखा जा रहा है ज्यादातर पोलिंग स्टेशंस में नवयुवक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जिससे हमने देखा है कि जब उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा कि वो बदलाव की बात वो बदलाव के लिए वोट करना चाह रहे हैं। सबसे अहम बात उनका कहना है कि इस बार इसलिए वोट डालना चाहते हैं ताकि उनको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जिसका इमेज क्लीन हो और जो सरकार ऐसे बनाए ताकि उनकी जितनी भी जरूरत है वो पूरा करें। मैंने आप एक रिपोर्ट ये तैयार किया है जहाँ पे लोगों से मैंने बात की, नवयुवकों से बात की, उनसे पूछा कि क्या चाहते हैं और किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं। हम बैंगलोर साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर जी, हमसे बात करने बहुत शुक्रिया। सबसे अहम जो प्रश्न इस बार है कि लोग बड़े संख्या में मतदान देने आ रहे हैं, क्या ये किसी व्यक्ति के कारण हो रहा है या किसी की छवि के कारण हो रही है कि लोग इतने बड़े संख्या में अपने वोट, वो भी सुबह सुबह वोट करने के लिए निकल रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ें, एक व्यक्ति के कारण भी है जो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति का जो मैसेज है, एक मैसेज ऑफ अ न्यू इंडिया, न्यू होप फॉर इंडिया, अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया, दैट इन माय ओपिनियन वो मुझे लगता है कि रेजोनेट कर रही है लोगों में। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 10 साल से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये लोग समझ गए हैं कि ये जो करप्शन है, ये मैल गवर्नेंस है, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है दिल्ली में, इसको अगर हमें मिटाना है, इनको हमको बदलना है, ये हम वोट करके ही बदल सकते हैं। और लोग समझ गए हैं और इसीलिए ये जो एक मैसेज रेजोनेट हो रहा है चेंज का, आई थिंक लोगों में एक कनेक्शन आ गया है और इसीलिए लोग इतने ज़्यादा नंबरों में आकर वोट कर रहे हैं। आपने करिए थी खबरें अलग अलग राज्यों से जहां पे मतदान हो रहे हैं। आगे के लिए आप देखते रहिए आज तक।